आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख 2026 तक। क्या करने वाले हैं, खुद ही किया खुलासा। दिल्ली में हवा की हालत आज भी खराब, धुंध ने बढ़ाई और मुसीबत, 400 पार AQI। वाराणसी की दाल मंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे। बिहार के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी, चिराग पासवान बोले हम भी चुनाव हारे थे। आरजेडी ने निकाली वंशवाद वाले मंत्रियों की लिस्ट, भाजपा ने बताया क्या होता है परिवारवाद। मेहाना भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए नई योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा है कि सीमा पार से होने वाले आतंक और घुसपैठ के खिलाफ अभियान और तेज किए जाएंगे। पहलगाम में हाल के आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों को धर्म देखकर निशाना बनाया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। गृह मंत्री के मुताबिक अटैक के बाद पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, लेकिन BSF जवानों ने मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया। पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, BSF के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में BSF और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित हो गया कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और उनके लॉन्च पैड्स को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। और इस ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद और हमारे सिपाही श्री दीपक जी शहीदी को प्राप्त किए और एक अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। मैं आज वो दोनों हमारे वीरों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि कांग्रेस का DNA मुस्लिम माओवादी कांग्रेस कैसे बन गया है, जब भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी माओवादी संगठन की तरह काम करती है और विदेशों में अपना नेटवर्क फैलाती है, तो ये बहुत ही चिंता की बात हो जाती है। मंच भारत का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, नोट करिएगा, 2 पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचेलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये क्यों चिंताजनक है, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वोट चोरी के आरोप पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बहुत सारे सबूत सामने आ रहे हैं जो मतदाता सूची में जोड़ घटाव की ओर इशारा कर रहे हैं और बिहार में SIR के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा और कर्नाटक में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। SIR की आड़ में बहुत सारे वोटर्स को बिहार में से हटाया गया है और अगर आप देखेंगे SIR वहां पे हुआ है। असम में जो सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं, असम में सिर्फ रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये भेदभाव भी है और आने वाले समय में SIR
को लेकर जो क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, जो वोटर्स एडिशन डिलीशन हुए हैं उसके बारे में एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी हैं, हरियाणा को लेकर भी और कर्नाटका को भी लेकर। आदित्य ठाकरे जी ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया किस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स हैं, किस तरीके से सेम वोटिंग पैटर्न है जो पटना के रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कैसे 100 साल के उम्र के 100 साल से ऊपर वाले लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, एक ही एड्रेस पे 40 से 50 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये किस तरीके से डुप्लीकेशन हो रहा है, किस तरीके से डिलीशन हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन खुल के आकर जिम्मेदारी अपनी नहीं समझकर जवाब नहीं देती है तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके मैनिपुलेशन से ही, इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशन से ही इलेक्शन आउटकम को बदलने का काम हो रहा है। तो वही खरगे जी ने फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उच्च टैरिफ के खतरे के परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम होने के दावे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बातें कही। पहली कि पीएम मोदी ने मुझे फोन किया, दूसरी मैंने उन पर दबाव डाला और तीसरी मैंने उनसे कहा कि यदि आप ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोकते हैं तो आपको 350% टैरिफ मिल सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? 3 चीजें उन्होंने कही है कि मैंने उनको कहा कि पहली तो बात तो प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया, ठीक है। दूसरा कि मैंने उन पर दबाव डाला, मैंने उनको कहा, और तीसरी बार क्या कहा, तीसरी बार वो क्या कहते हैं, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकोगे, आपके ऊपर 300-350% टैरिफ लग सकता है। तो ये धमकी, और हमारे प्रधानमंत्री चुप है, सिर्फ कांग्रेस का बदनाम करते हैं, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करते हैं। पर ये क्यों चुप है, और उनके मंत्री लोग क्यों चुप है, उनकी इकोसिस्टम क्यों चुप है? राजधानी दिल्ली आज भी जहरीली हवा की चपेट में है। आज सुबह दिल्ली का AQI 418 तक पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इसकी बड़ी वजह PM 2.5 का स्तर है 271 और PM 10 का स्तर 355 पहुंचना है। WHO के मुताबिक ये मानकों से 20 गुना ज्यादा है। ये हवा सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। धुंध ने और भी मुसीबत खड़ी कर दी है। आसमान साफ होने के साथ सुबह तापमान 15 डिग्री के आसपास है और अधिकतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। दिल्ली में गैप 3 लागू होने के बाद भी हालत सुधार नहीं रहे हैं, जो काफ़ी गंभीर है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 25 से 27 नवंबर तक हवा सुधरने की उम्मीद है। राजधानी में बीते 1 महीने में AQI रेड जोन में ही बना हुआ है। आज सुबह 418 रिकॉर्ड किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। इससे सांस के मरीजों और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। एक्सपर्ट्स इसके लिए हवा में PM 2.5 और PM 10 को जिम्मेदार बता रहे हैं। हवा की गति बेहद कम रहने से प्रदूषण बढ़ाने वाले कण साफ नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा पूरे NCR में भी स्थिति काफ़ी खतरनाक है। फरीदाबाद में AQI 570, नोएडा में 517, ग्रेटर नोएडा में 458 और गुरुग्राम में 417। दिल्ली से भी बुरा हाल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनारस के दाल मंडी चौड़ीकरण पर बात की। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि ये सब रुकना चाहिए। पूर्व CM ने कहा कि दाल मंडी बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। जिस तरह से पिछले कई महीनों से वहां के व्यापारियों पर सरकार के फैसले का संकट आया है, ये कोई हेरिटेज बचाने की योजना नहीं है। भाजपा के लोगों की तरफ से ये जो योजना बन रही है, ये पॉलिटिकल अप्रोच है, क्योंकि ये बाजार से चुनाव जीतकर नहीं जा पाए। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन तेजस्वी का व्यवहार समझ से परे है। चिराग के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। आरजेडी और कांग्रेस
जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार से, हम लोग गुजरे हैं ना। मेरे नेता मेरे पिता 2009 की हार के बाद देखिए किस तरीके से 2014 में उन्होंने अपने आप को खड़ा करने का काम किया। 2021 में मुझसे मेरी पूरी पार्टी छीन ली गई, पर आज 2024 और 2025 में हम लोगों ने पुनः अपने आप को स्थापित करने का काम किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया। 2020 के मेरे इंटरव्यूज निकाल के देखिए, मैंने कभी किसी दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ा कि भाई मेरी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं रहा। हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया कि हम लोगों से कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई। इतने अहंकार में डूबी हुई ये पार्टियां हैं, कांग्रेस हो राजद हो, कि ये सिर्फ ठीकरा फोड़ने पे। आप मुझे बता दीजिए, आज इतने दिन होने को आए, रिजल्ट आए को 14 तारीख को आया था ना रिजल्ट, आज का 21 तारीख है, 20 तारीख है, हफ्ता होने को आ गया, 7 दिन होने को आ गया। इन लोगों ने अभी तक मंथन तक करना जरूरी नहीं समझा। एक बैठक की बस नेता चुन लिया अपने आप को, और अभी तक आप इस बात पे ही ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। कभी एसआईआर खराब, तो कभी इसका वोट चोरी हो गया, तो कभी इसने वोट काट लिया, तो कभी यहाँ धांधली हो गई, वहां। मतलब आप दूध के धुले हैं, बाकी सब गलत है। 3 बार से सत्ता में नरेंद्र मोदी जी जीत के आ रहे हैं, वो गलत है। राज्य में एनडीए सरकार के सत्ता में आने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। देखिए, ये ऐतिहासिक मोमेंट था बिहार के लिए कि देश में ये अकेले मुख्यमंत्री हैं जो 10 बार शपथ ली, और 10वीं बार शपथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री थे, और पूरे बिहार से जो लोग हैं वो गांधी मैदान में इस कार्यक्रम में आए हुए थे। अब जैसा मैंडेट मिला है तो सरकार की प्रायोरिटी क्लियर है। जो हम लोगों ने वादा किया है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश जी का रहा है कि आज तक जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया, और ऐसा कोई वादा नहीं किया जो पूरा नहीं कर सकते थे। और मुझे लगता है कि पूरी सरकार अब उसमें लग जाएगी, खास करके युवाओं के लिए जो हम लोगों ने कहा है 1 करोड़ नौकरी रोजगार के लिए, वो सरकार की प्रायोरिटी है। और उसमें निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि लैंड बैंक क्रिएट करके हर एक ज़िला में, जो इनिशियली जो इम्पोर्टेंट ज़िला है, बड़ा ज़िला है, और वहाँ पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना, या शुगर मिल को जो बहुत सारे हैं उसको इस्टेब्लिश करना, या जो यूथ से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसको करना, स्किलिंग करना, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो प्रायोरिटी दिया था, जो आपके जानकारी में होगा, उसको पूरा करना। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के लिए मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार है। तो इस 5 साल में बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने एक बेस बना दिया बिहार का, यहाँ से बिहार को एक बड़ा जंप लेना है, और मुझे लगता है कि सरकार अब बिल्कुल उसको प्रायोरिटी में रख करके काम करेगी। बिहार में मंत्रियों को शपथ को लेकर आरजेडी की तरफ से वंशवाद करने का आरोप लगाया गया। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी है। परिवारवाद का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली मतलब क्या है। नई जिम्मेवारी नहीं मिली है। मैं बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्व मंत्री था, लेकिन जो हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव होना था, तो केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और मुझ पर विश्वास जताया कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का जो हमारा लक्ष्य है, फिर एक बार एनडीए सरकार, और उसका लक्ष्य हमको दिया गया था और मैंने उस लक्ष्य को पूरा किया, इसलिए फिर से मंत्री बन गया हूं। विपक्ष है, आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है परिवारवाद का। देखिए, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद का परिभाषा नहीं समझा है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है।
और दूसरा कि परिवारवाद के बारे में जिस तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नजरिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की एक भी सीट नहीं आ पाई है। इसकी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर ली थी। हार के बाद पीके विभेसा आश्रम पहुंचे, जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। गुरुवार को यहीं उन्होंने 24 घंटे का मौन उपवास रखकर आत्ममंथन किया। आज जब उन्होंने मौन व्रत तोड़ा तो जनसुराज पार्टी के हित में बड़ा ऐलान कर दिया। वो सारे गरीब लोग जिनको आपने 2 लाख रुपए का लालच दिया, 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, अब ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये न कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए अब जनसुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही है। आपको 10,000 रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं, उस शर्तों के हिसाब से उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जनसुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपए मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हुआ है ये तो 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार पर कहा कि हमारा मकसद है कि शासन अच्छा हो, लोग दुखी हैं, हर क्षेत्र में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्यमंत्री को विपक्ष की आवाज दबानी नहीं चाहिए, बल्कि उनकी बात गंभीरता से लेनी चाहिए। हम भाजपा की तरह नहीं हैं, ये लोग सत्ता में आते हैं तो लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करते हैं। बात सुनिए, वास्तव में अब मैं क्या बताऊं आपको, लोग समझ नहीं रहे हैं। हमारा विपक्ष में होने के बावजूद भी हमारा ये मकसद है गवर्नेंस अच्छी हो। अब वो मानते नहीं है, वो तो कहते हैं कि जो 5 साल में काम किया कांग्रेस सरकार ने उतना तो हमने 1.5 साल में कर दिया। अब ऐसे नेताओं को मैं क्या जवाब दूं? अगर ये सत्य है तो फिर हमारे कोई कमेंट नहीं है, और अगर वो समझना चाहते हैं कि जो फीडबैक मिलता हम लोगों को उसका फ़ायदा ले रहे हम लोग, जो हम लेते थे, हमें कोई आलोचना करते थे, बीजेपी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हम उसको बहुत ही गंभीरता से लेते थे कि भाई इससे अगर फीडबैक मिला हमें तो हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर हम तथ्य है तो कार्रवाई माकूल होनी चाहिए। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमने कल ट्वीट किया है, हर चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, तो वो आप समझ सकते हो कि इसमें सत्यता है कि नहीं है, जनता फैसला करेगी। लोग दुखी है, हर क्षेत्र में इंतज़ार ही हो रहा है कब पता नहीं कब मिलेगी, कब कानून व्यवस्था की सुधार होगा, कब एक्सीडेंट बंद होंगे, और चारों ओर से हालत बड़ी ख़राब है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ को दबाए नहीं, बल्कि उसको आप लोग गंभीरता से लो। बांग्लादेश में आज सुबह शक्तिशाली भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। स्थानीय
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र ढाका से लगभग 25 किलोमीटर दूर नारसिंगडी जिले के घोराशाल क्षेत्र में था। इस झटके ने न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत के कई हिस्सों में भी लोगों के बीच दहशत का माहौल बना दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 10:48 पर महसूस किए गए, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर नीचे थी। इतनी कम गहराई वाले भूकंप अक्सर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका असर ढाका में साफ दिखा। एक स्थानीय चैनल की जानकारी के मुताबिक एक इमारत की दीवार और छत का हिस्सा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुल की रेलिंग टूटने से 3 पैदल यात्री दबकर मर गए। कई दूसरे लोग अलग अलग स्थानों पर घायल हुए हैं। कई सेकंड तक महसूस किए गए झटकों ने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा दी। लोग अपने घर, दफ्तर और दुकानों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के उत्तर और दक्षिण पूर्वी हिस्से भूकंप सेंसिटिव जोन माने जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र भारत और यूरेशिया प्लेटों के जोन में आता है। हालांकि मध्य बांग्लादेश में इस तरह के तेज भूकंप कम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ भी इस भूकंप की लोकेशन और तीव्रता से आश्रय में हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।